1936 में एक मैथमेटिशियन जिनका नाम एलन ट्यूरिंग था, वो एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे कि मैथमेटिक्स डिसाइडेबल है कि नहीं। मतलब कि क्या मैथ के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, क्या उसको एल्गोरिथम बना के सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि एक मशीन है, उससे आपको ये पता लगवाना है कि 10 इवन नंबर है या ऑड। तो आप उसके लिए पहले एक एल्गोरिथम बनाओगे, और वो एल्गोरिथम कुछ इस तरह होगा कि पहले उस 10 नंबर को मैं 2 से डिवाइड करके चेक करूंगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये चेक करूंगा कि वो पूरी तरह से डिवाइड हुआ कि नहीं। और फिर तीसरे स्टेप में अगर वो डिवाइड हो चुका होगा तो वो इवन है, अगर नहीं हुआ होगा तो वो ऑड है। तो आप देख रहे हो कैसे ये एल्गोरिथम बस 3 लाइन में ख़त्म हो गया, मतलब हाल्ट हो गया। और ये वर्ड याद रखना, हाल्ट होना मतलब मशीन का रुक जाना, कि भाई एल्गोरिथम ख़त्म हो गया, मैंने आंसर निकाल दिया। तो ऐसे ही किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसका एल्गोरिथम बना सकते हो। वो एल्गोरिथम भले ही 1000 लाइन का हो, पर 1000 लाइन के बाद वो ख़त्म तो होगा ना। तो अगर आप मशीन पे ये एल्गोरिथम डालोगे तो मशीन एक ना एक टाइम बाद रुक जाएगी ना उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। और मशीन के रुकने को हॉल्ट बोलते हैं, तो मशीन हॉल्ट हो जाएगी। और इससे ये प्रूफ होता है कि मैथ डिसाइडेबल है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को एल्गोरिथम बना बना के सॉल्व कर सकते हैं। पर फिर एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन को एज्यूम किया थ्योरेटिकली, जिसका नाम एलन ट्यूरिंग मशीन था, जिसमें आप एल्गोरिथम डाल के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये सोचना ही बड़ी बात थी, क्योंकि ये फर्स्ट मूवमेंट था जिसमें जाने अनजाने में एलन ट्यूरिंग ने कंपटीशन जैसी चीज़ इन्वेंट कर दी थी, जिससे मशीन से काम करवाया जा सके। पर अभी इसको साइड रखते हैं और चलते हैं फिर से वापस एलन ट्यूरिंग मशीन पे। तो देखो, जब एलन ट्यूरिंग ने ना उस मशीन को एज्यूम किया ये पता करने के लिए कि मैथ डिसाइडेबल है कि नहीं, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। और उस प्रॉब्लम का नाम था हाल्टिंग प्रॉब्लम। इसको मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, तो हो सकता है कि रियल चीज़ों से ये मैच ना हो थोड़ा। और ये प्रॉब्लम ये थी कि क्या कोई ऐसा एल्गोरिथम है जो दूसरे एल्गोरिथम को देख के बता सके कि ये हाल्ट करेगा या इन्फिनिटली चलता जाएगा। तो इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से समझेंगे, जिसमें मान लो कि एक ऐसा एल्गोरिथम है जो दूसरे एल्गोरिथम को देख के बता देगा कि ये हाल्ट करेगा मतलब स्टॉप होगा या इन्फिनिटली चलता जाएगा। और वो एल्गोरिथम हमेशा सच बताएगा, ये हमने मान लिया है और इसको एक नाम दे दिया ए। और अब हमने एक दूसरा एल्गोरिथम मानते हैं जिसका नाम है बी, जो कि सब कुछ ना उल्टा करता है। मतलब अगर ए बताएगा कि हॉल्ट करेगा तो वो इन्फिनिटली शो करेगा। मतलब अगर ए बोलेगा कि रुक जाओ तो वो चलता जाएगा, अगर ए बोलेगा चलते जाओ तो वो रुक जाएगा। तो अब मान लो कि इन दोनों मशीन से मैंने एक बड़ी मशीन बनाई, जिसमें से जो पहली वाली मशीन है ए, उसको हमने बी के अंदर रखा। तो अब मैंने ए को एक एल्गोरिथम दिया कि बताओ ये हॉल्ट करेगा कि नहीं। तो ए ने बताया कि हॉल्ट करेगा, पर क्योंकि ए बी के अंदर है तो अभी तक मेरे को बाहर आउटपुट दिखा नहीं है। तो ए ने बताया हॉल्ट करेगा, लेकिन फिर उस बी जो है वो उसका उल्टा कर देगा ना, तो बी बाहर शो कर रहा है कि इन्फिनिटली चलेगा। और ये जो बी मशीन है सब कुछ उल्टा कर रहा है। इसको आप जबरदस्ती का मत सोचना, ये सच में एक ऐसी मशीन है। ये मत सोचना इसको गलत साबित करने के लिए मैंने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो अभी तक तो सब सही है, क्योंकि एल्गोरिथम मैंने दिया था, मुझे पता नहीं था कि एल्गोरिथम हॉल्ट करेगा या इन्फिनिटली चलेगा। जो आएगा मैं तो चुपचाप मान लूंगा ना। पर प्रॉब्लम तब होगी जब बी अपना एल्गोरिथम ए को देगा और उससे पूछेगा अब इसको देख के बताओ कि मैं हॉल्ट करूंगा या मैं इन्फिनिटली चलूंगा। तो ए कुछ भी बोल ले, चाहे हॉल्ट बोल ले चाहे इन्फिनिटी बोल ले, बाहर तो उसका उल्टा ही शो होगा ना। तो बी जो भी ए से पूछ रहा है ए उसका उल्टा बता रहा है। और यहीं ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, क्योंकि मैंने तो ये माना था ना कि ए सब कुछ सच बताएगा। मैंने ये मान लिया था कि ऐसी एक मशीन है, मतलब कि जो मैं माना था वो माना ही गलत था। और यहीं ये प्रूफ हो जाता है ना कि ऐसी कोई मशीन हो ही नहीं सकती जो ये बता दे कि कोई एल्गोरिथम रुकेगा या हमेशा चलता जाएगा। अगर आपको माइंड में ये आ रहा है ना कि ये ज़बरदस्ती का प्रूफ है, तो इसका मतलब शायद आपने सही से सुना नहीं। तो इसको आप वैसे समझ सकते हो, अगर आपने स्कूल में कभी ये प्रूफ किया है कि √5 को इरेशनल प्रूफ करो, तो उसको भी आप इसी तरह करते थे कि उसको पहले रेशनल मान लेते थे, फिर पता चलता था कि जो माना है वही गलत है। एनसीईआरटी जैसे बुक में है ये क्वेश्चन, देख सकते हो तुम। खैर, तो इस क्वेश्चन के बाद एलन ट्यूरिंग ने प्रूव कर दिया था कि मैथमेटिक्स डिसाइडेबल नहीं है। मतलब कि मैथमेटिक्स में आप सारे क्वेश्चन को एल्गोरिथम बना के नहीं सॉल्व कर सकते।
या तो आप एल्गोरिथम बना ही नहीं पाओगे, या तो अगर बनाओगे तो उससे जो मशीन रहेगी वो हमेशा चलती जाएगी, वो कभी रुकेगी ही नहीं। मतलब मैथमेटिक्स खुद फुल्ली कंप्यूटेबल नहीं है। तो इससे ना एक अलग बात निकल गया था जो कि मॉडर्न बात है, कि जैसे हमारी जो कॉन्शियसनेस है, अगर वो किसी मैथमेटिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट होती है और वो मैथमेटिकल फार्मूला डिसाइडेबल नहीं है, तो मतलब कि आप कभी भी हमारी कॉन्शियसनेस को कंप्यूट नहीं कर सकते हो। किसी कंप्यूटर या कोई भी एआई कभी कॉन्शियस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ही फ्लॉज हैं। अच्छे से अच्छा एआई बस ना हमारी नकल कर सकता है, वो खुद अवेयर नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, जिसमें ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरह हार रहे थे जर्मनी से, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग जर्मनी वालों के सिग्नल तो देख ले रहे थे, उसमें मैसेज को भी देख ले रहे थे, लेकिन उसको डिकोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जर्मनी वालों ने उस टाइम इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन बनाई थी ना, जिसका नाम एनिग्मा था, जिसको डिकोड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वो आपको अभी पता चलेगा क्यों। और वो मशीन हर दिन अपना पैटर्न चेंज करती थी, और सारे जर्मन सोल्डर के पास एक पेपर डॉक्यूमेंट होता था जिसमें लिखा होता था कि कौन से दिन एनिग्मा जो मशीन थी कोडिंग वाली, उसमें कौन से दिन कौन सी सेटिंग करनी है, जिससे हर दिन ना कोडिंग का पैटर्न ही चेंज हो जाता था। तो पहले पोलिश वालों ने उस एनिग्मा मशीन को क्रैक करने का ट्राई किया। उन्होंने बहुत हद तक उस मशीन के बारे में जान लिया था कि वो मशीन काम कैसे करती है, और उसके पैटर्न को भी समझ लिया था, पर यह सब काफ़ी नहीं था मैसेज को डिकोड करने के लिए। पर फिर ब्रिटिशर्स ने एक टीम बनाई कोड क्रैकर्स की, जिनमें उन्होंने एलन ट्यूरिंग को इनवाइट किया। और यहाँ पे ना जो ब्रिटिश सोल्जर में ना कई इंडियन सोल्जर भी थे, क्योंकि उस टाइम इंडिया ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आता था, तो इंडियन सोल्जर उनके लिए लड़ते थे जर्मनी वालों से। फिर ब्रिटिश आर्मी या किसी स्पाई ने ना वो एनिग्मा मशीन हासिल कर ली थी, और उसके साथ उसको डॉक्यूमेंट भी उनको मिल गया था, जिसमें ये लिखा था कि वो उस मशीन को हर दिन किस पैटर्न पे रखना है। और उस डॉक्यूमेंट को देख के ना आप समझ जाते कि ये मशीन कैसे काम कर रही है। पर वो डॉक्यूमेंट पे जिस इंक से उन्होंने लिखा था ना, सोवियत यूनियन वालों ने या जर्मनी वालों ने, उनको पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने ऐसी इंक का इस्तेमाल किया था जो थोड़ी देर बाद अपने आप ही गायब हो जाए अगर कोई इसको लेने का ट्राई करे तो जब तक वो लोग मशीन और डॉक्यूमेंट लेके आए, तब तक वो इंक वहाँ से एक डॉक्यूमेंट में से गायब हो चुकी थी, और अब बची सिर्फ मशीन, जो कि एलन ट्यूरिंग और उनकी टीम के पास थी। जिसमें ये पता चला ना कि मशीन बहुत देखने में अंदर से बहुत सिंपल है, पर उसमें जो कनेक्शंस है ना वो खरबों तरीके से किए जा सकते हैं। और खरबों तो मैंने बहुत कम बोल दिया, इसका मतलब क्विंटिलियन में था, और उसके लिए मेरे को हिंदी वर्ड पता नहीं है। पर एलन ट्यूरिंग और उनकी टीम ने ना मशीन में कुछ फ्लॉज पता कर लिए थे, पर उसके बाद भी ना उसको सॉल्व करने में करोड़ों साल लगते, क्योंकि उनको बहुत सारे पैटर्न लगा के चेक करना पड़ता। पर उतना टाइम कहाँ था, वहाँ हर सेकंड लोग मर रहे थे। तो फिर ना एलन ट्यूरिंग ने ना उसके बाद एक मशीन बनाई, जिसमें यही एनिग्मा मशीन थी कई सारी। उसको कुछ अरेंज करके उन्होंने एक नई मशीन बनाई थी जिसका नाम बॉम्बी था। और उन लोगों को ये पता था कि जर्मनी वाले जो भी मैसेज भेजते हैं लास्ट में हेल हिटलर जरूर लिखते हैं। पर हेल हिटलर को भी लिखने के तो कई करोड़ों तरीके हो सकते हैं, पर एलन ट्यूरिंग की उस मशीन ने ना उस करोड़ों साल की कैलकुलेशन को बस 20 मिनट में क्रैक कर दिया। और उनको अब ये पता चल गया था कि वो मशीन किस चीज़ पे सेट है, जिससे जितना बाकी का मैसेज है हेल हिटलर को छोड़ के वो ईजिली क्रैक कर लेते थे। और इसी तरह वो हर दिन जब मैसेज को क्रैक करते थे हेल हिटलर को डाल के स्कैन करके, तो उन्हें ये पता चल जाता था कि उस दिन वो मशीन की क्या सेटिंग है, फिर अगले दिन क्या सेटिंग है, फिर उसके बाद क्या सेटिंग है। इस तरह से उनको पूरा पैटर्न पता चल गया था। और वहाँ जर्मनी वालों को लग रहा था कि ये तो क्रैक ही नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। और फिर जब ब्रिटिश वाले सारा मैसेज पढ़ लेते थे जर्मनी वालों का, तो उनको पता चल जाता था कि ये जर्मनी वाले छुपे कहाँ हैं। तो वो लोग अटैक करने से पहले ही वो अटैक कर देते थे ब्रिटिशर्स लोग। जिससे ऐसा मानते हैं कि अगर एलन ट्यूरिंग ने एनिग्मा मशीन को नहीं क्रैक किया होता तो वॉर 2 साल और चलता, जिसमें 1.5 करोड़ लोग मारे जाते। फिर वॉर ख़त्म होने के बाद एलन ट्यूरिंग ने नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी ज्वाइन करा 1945 में, जिसमें उन्होंने एक ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन का ब्लूप्रिंट बनाया। और उसमें ऐसा नहीं कि बस उन्होंने डायग्राम बना दिया, उसमें उन्होंने सब समझाया था कि ये ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन काम कैसे करेगा। जैसे इसमें मेमोरी होगा, सीपीयू होगा जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, पैरेलल प्रोसेसिंग होगी,
जिससे इसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी। और पैरेलल प्रोसेसिंग सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर ये बन नहीं पाया क्योंकि जैसे वो उन्होंने नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी ज्वाइन किया था, तो उन लोगों के पास ना उतना बजट नहीं था या बजट का कुछ इशू था। उस वजह से ना उनकी लाइफ टाइम में तो कोई सक्सेसफुल ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन नहीं बन पाया, एक छोटा सा बना था। पर ये वो शुरुआत थी जिससे आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर बने हुए हैं। और फिर 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने पूछा कि कैन मशीन थिंक। मतलब सोच के देखो कि 1950 में एक बंदा सोच रहा है कि क्या कोई लोहा सोच सकता है कि नहीं। फिर उन्होंने ना अपना एक ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग टेस्ट, जिसमें एक इंसान ना दो लोगों से चैट करता है। उसको पता नहीं होता कि दोनों में से मशीन कौन है, क्योंकि उन दोनों में से एक मशीन होता है। तो अगर वो इंसान नहीं पता लगा पाता कि जिससे वो चैट कर रहा है उन दोनों में से मशीन कौन है, तो मतलब कि वो मशीन जीत गई। इसका मतलब कि वो मशीन सोच सकती है, वो इतनी पावरफुल है। और अगर वो बता ले जाए कि कौन सी मशीन है सही सही, तो इसका मतलब मशीन सक्सेसफुल नहीं हुई। मतलब उस मामले में सक्सेसफुल नहीं हुई, कॉन्शियस होने के मामले में कि कॉन्शियस है कि नहीं। फिर उन्होंने बताया ना कि मशीन के अंदर हमें एल्गोरिथम या कुछ प्रोग्राम डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो उसको कुछ नहीं पता होता स्टार्टिंग में, वो सब धीरे धीरे सीख जाता है। हम वैसे मशीन को सिखवा सकते हैं, ये पहले एलन ट्यूरिंग ने बताया था। पर इतना सब कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी ना एलन ट्यूरिंग का एंड बहुत बुरा हुआ। क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता चला कि वो बायसेक्सुअल या गे हैं, और होमोसेक्सुअल होना उस टाइम में बहुत बड़ा क्राइम था ब्रिटिश में, तो उन्होंने ना ट्यूरिंग को फोर्स करने लगे वो लोग कि आप हार्मोन्स लो। पर उस हार्मोन्स को लेते ही ना उनकी ट्यूरिंग की तबीयत खराब होने लगती थी। फिर एक दिन एलन ट्यूरिंग ने ना सुसाइड कर लिया इसी के चलते, साइनाइड से। और इस पर भी कंफर्म नहीं है कि ट्यूरिंग ने सुसाइड किया था कि जो एप्पल वो खाते थे उनमें पहले से किसी ने साइनाइड लगा दिया, या वो बस एक एक्सीडेंट था। उसके बाद अभी के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत मतलब ट्यूरिंग से माफ़ी मांगती है कि हमने बहुत गलत तरीके से उनको ट्रीट किया, पर अब क्या ही फ़ायदा। पर फिर भी फ्यूचर में चाहे जितना पावरफुल एआई आ जाए, चले मान लो कि वो चलो सोचने भी लगे, फिर भी ना उन सब का पापा एलन ट्यूरिंग ही होगा। क्योंकि एलन ट्यूरिंग से ही सब स्टार्ट हुआ है, मतलब कंपटीशन वाली चीज़ें कि मशीन सोच सकती है कि नहीं। और अगर एलन ट्यूरिंग के बारे में ज़्यादा जानना है तो इनके ऊपर एक मूवी है जिसका नाम है इमिटेशन गेम, वो देख सकते हो तुम लोग। एंड इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।